हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने प्रैक्टिस सेट 3 तक पहुंच गए थे और प्रैक्टिस सेट 3 का जो हमारा हिंदी वाला भाग है वह हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान वाला भाग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सामान्य जानकारी वाला भाग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है सामान्य जानकारी का कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। तो बात करें दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसकी जो स्थापना होती है हमारी, वह 16 जुलाई 1929 को दोस्तों हुई थी। तो इस प्रकार से अगर आप इसका आंसर अगर लगाना चाहें तो 1929 हो जाएगा। और थोड़ा डिटेल जानना चाहें अगर, तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान नहीं था। उस समय अगर हम बात करें इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। और बाद में 1947 में जून 1947 में दोस्तों इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पड़ा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, धान में खैरा बीमारी का कारण है। तो बात करें अगर धान की, धान में खैरा बीमारी का कारण है दोस्तों जस्ते की कमी। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो बात करें अगर एसिड रेन की, तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल में एसिड रेन होती है। तो अब हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है, तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो साइमन कमीशन पहली बार जो भारत अगर आप लगाना चाहें तो 1928 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो पहले इसके गठन की तरफ आप जाएंगे, तो साइमन कमीशन का जो गठन होता है वह हमारा होता है 8 नवंबर 1927 को। कहाँ होता है, तो लंदन में होता है। और बात करें किसके नेतृत्व में, तो जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। जो दोस्तों भारत आने की बात है तो 1928 में भारत आता है। जो कि साइमन कमीशन का गठन किस कारण से हुआ था, तो 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। और बात करें दोस्तों 1919 की, तो 1919 का जो अधिनियम था इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1919 का जो सुधार था दोस्तों, उसी के कारण उसी के सुधारों की जो जांच करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो साइमन अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो अगर हम बात करें अखिल भारतीय किसान महासभा की, तो दोस्तों यह दोस्तों कहाँ सबसे पहले आयोजित हुई, तो सबसे पहले ये आयोजित हुई हमारी लखनऊ में। तो अगर इसके भी अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों समाप्ति के बाद 11 अप्रैल, डेट याद रखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 11 अप्रैल 1936 को क्या होता है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। और पहली अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता दोस्तों किन्होंने की, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता दोस्तों NC रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि व्हिटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बात करें दोस्तों व्हिटले पुरस्कार की, तो इसका एक अन्य नाम है, तो इसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। तो यह दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें कि किन्हें दिया गया अभी हाल ही में, तो 2017 का व्हिटले पुरस्कार दोस्तों संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन को दिया गया है। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो मुगल सेना में दोस्तों चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था, तो बर्नियर को दोस्तों चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो पहले हम समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में अगर हमें समझना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में दोस्तों ओजोन छिद्र से उत्पन्न मतलब जो उस ओजोन परत जो है हमारी वायुमंडल में समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसमें दोस्तों बहुत सारे छिद्र हो गए हैं जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उसी समस्या के निवारण के लिए दोस्तों 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, बात करें दोस्तों मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल दोस्तों कहाँ पर है? तो कनाडा में है। तो कनाडा में दोस्तों 33 देशों ने क्या किया? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसमें ओजोन संरक्षण का यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। यह आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें कि 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल कनाडा में 33 देशों ने क्या किया? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसी सम्मेलन में तय किया गया कि ओजोन का विनाश करने वाले जो पदार्थ है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है शॉर्ट में अगर आप समझे तो CFC जो होता है उसी के कारण बहुत अधिक ओजोन परत को क्षय पहुंचता है दोस्तों। तो इसके कारण विकासशील देशों को ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाले CFC रसायनों का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि हम जो दोस्तों हैं वह 16 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में जानते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तो दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी हमारी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से। और बात करें तो दोस्तों दामोदर नदी की, तो तिब्बत से, जो पहले हम तिब्बत से देख लेते हैं, इसका आंसर तो हो गया हमारा। तो अगर हम देखें तिब्बत, तो तिब्बत से निकलने वाली दोस्तों जो प्रमुख नदियों, अगर आपसे अन्य किसी क्वेश्चन में पूछ ले, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है पर तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं जो कि चारों ऑप्शन से संबंधित होगा, जिससे आप इससे संबंधित किसी प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। तो जो तिब्बत की बात करें तो तिब्बत से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों वह है हमारी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जिसमें सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को दोस्तों काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना एवं फिरोजपुर इसके तटवर्ती नगर हैं। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इसके तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं, किस नदी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी सतलज नदी की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें सतलज नदी के जो तटवर्ती नगर हैं वह कौन कौन से हैं, तो पंजाब एवं लुधियाना एवं फिरोजपुर इसके तटवर्ती नगर हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसे याद कर लेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 110 नंबर का, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो बात करें मगध की दोस्तों, तो षोडश महाजनपद काल में दोस्तों मगध जो था हमारा वह सबसे शक्तिशाली था। और मगध की स्थापना की बात करें तो हर्यक वंश के दोस्तों बिंबिसार ने किया था। और बात करें राजधानी की तो राजगृह को दोस्तों इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 111 नंबर का, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं। तो कपास उद्योग दोस्तों किस पर आश्रित है? तो भारसम मूलक पर यह दोस्तों आधारित है। तो अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो अगर हम बात करें कि 2 राज्यों में दोस्तों कौन सा विस्तृत है, तो हमारा कान्हा, जो हमारा कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों यह हमारा 2 राज्यों में विस्तृत है। और अगर आप बात करें किन 2 राज्यों में विस्तृत है, तो मध्य प्रदेश, MP जिसे हम कहते हैं MP यानी कि मध्य प्रदेश। और अगर हम देखें मध्य प्रदेश और ये कहाँ पर दोस्तों विस्तृत है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसे शॉर्ट में CHH कहते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह विस्तृत है। तो अगला हमारा भारी भरकम प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह सिद्धांत की अगर हम बात करें दोस्तों,
तो यह अगर हम देखें तो नानक पंथ के जो हमारे प्रवर्तक थे प्रसिद्ध संत गुरु नानक का है। तो नानक पे आप यहाँ पर टिक कर देंगे बिल्कुल आसान तरह से, यह आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है। तो अधिकांश मौसम जो गतिविधियाँ हैं दोस्तों वह हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। और अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की दोस्तों, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत, तो सबसे निचली परत है। और इसकी ऊंचाई की बात करें अगर, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई दोस्तों 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई दोस्तों जो है 18 किलोमीटर। तथा अगर हम बात करें प्रमुख वायुमंडलीय घटनाएं की, तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा। तो यह सब जो हमारी घटनाएं हैं जिसे हम गतिविधियां, यहाँ पर लिखा हुआ गतिविधियां से इसकी बात की गई है, परंतु ये वायुमंडलीय घटनाएं हैं। तो यह जो सबसे अधिक होती है तो वह इसी मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल में तापमान की बात करें तो तापमान की इसमें अगर हम देखें तो 165 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है दोस्तों लेक सुपीरियर झील। और बात करें दोस्तों इस झील की, तो यह झील कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है हमारा 82,414 वर्ग किलोमीटर। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। तो किस दौर से गुजर रही है दोस्तों, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के साथ गुजर रही है। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं क्रमशः। इसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हमारा आंसर हो जाएगा ललितपुर और गाजियाबाद। तो अगर हम न्यूनतम की बात करें तो ललितपुर सबसे न्यूनतम है दोस्तों, जिसका जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 242 है। गाजियाबाद की बात करें तो बहुत अधिक है, 3,971 है, 3,971 है। तो अब हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं क्रमशः। तो उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें अगर, तो वह है हमारे गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती जिले। तो अगर हम इसमें से पहले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में जो हमारी साक्षरता है वह लगभग हमारी 80% के लगभग है। और जबकि श्रावस्ती की बात करें तो 46, 46.5 के लगभग वहाँ पर हमारा प्रतिशत है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है। तो इस कोयला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह कोयला क्षेत्र दोस्तों हमारा कहाँ पर स्थित है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इस कोयला क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, तो इस कोयला क्षेत्र में क्या है कि इस कोयला क्षेत्र में दोस्तों जो कोयला प्राप्त होता है उसमें 69% दोस्तों कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं की बात की गई है, तो विशेषताएं आई हम समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो पहले विशेषताएं समझने से पहले शायद मेरे हिसाब से आपको पहले पंचायती राज व्यवस्था को समझ लेना चाहिए कि यह कब लागू किया, कहाँ लागू किया, सबसे पहले कहाँ लागू किया। तो यह सब समझ लेंगे तो आपको अन्य प्रश्नों में भी काम देगा। तो मैं आपको पहले ये सब बता देता हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं इसके बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को, तो 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और संविधान की बात करें तो संविधान के 9वें अनुच्छेद, संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में से पंचायतों की संरचना, आरक्षण अवधि, पंचायतों की शक्ति आदि पर स्पष्ट कर दिया गया है। और अगर हम देखें तो ग्राम में मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। यह अनुच्छेद 9 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होंगे। तो अब हम इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है
इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल सही। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये पूरा हमारा सही है, सारी विशेषताएं बिल्कुल सही हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज जो हमारा विषय है दोस्तों, वो हमारा राज्य की सूची के अंतर्गत आता है। और पंचायती राज को अगर हम बात करें तो भारत में पंचायती राज को संविधान की दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में रखा गया है। राज्यों के अनुरोध पर दोस्तों पर भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान ने 73वां एवं 74वां संशोधन 1992 में किया तथा संविधान का 73वां संशोधन, अगर बात करें 73वां संशोधन की दोस्तों, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो यह जो संशोधन किया गया 73वां संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, यह 25 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो बात करें दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो यह जो हमारा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो अगर हम देखें तो जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर दोस्तों 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 क्या दोस्तों 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 का, तो भाग 4 के अंतर्गत एक नया भाग लाया गया, जैसे हमने नाम दिया भाग 4 का स्थापित किया गया। भाग 4 का के दोस्तों अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के संबंध में हमें उपबंध देखने को मिलते हैं संविधान के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर यह दोनों पद खाली हो तो हमारा प्रधानमंत्री जो होता है वह इन दोनों के पद पर होता है। और संविधान के हिसाब से देखें तो संविधान के अनुच्छेद 70 में यह कहा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो उपरोक्त सभी से, हरित क्रांति से भी संबंध है, नीली क्रांति से भी संबंध है, श्वेत क्रांति से भी संबंध है। तो अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा दोस्तों लागू की गई जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। तो इस विधि का जो नाम है दोस्तों वह है हमारा होलोग्राफी। होलोग्राफी कहीं कहीं पर हेलोग्राफी भी दिया रहता है, दोनों सही हैं। तो अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। मतलब कौन सी परत लगाई जाती है? आप लोगों ने देखा हो कि हमारे पास जो थर्मस होते हैं या फिर जो बोतल होते हैं, जैसे कि मिल्टन को आप ले सकते हैं, या कंपनी बता रहा हूँ, तो ये सब जो होते हैं बोतल जिसमें हमारा जो ताप होता है पेय पदार्थ या फिर किसी पदार्थ का, उसका जो ताप होता है वह हमारा कुछ समय तक उसी ताप पर स्थिर रहता है। तो पूछ रहा है कि उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो उसकी दीवारों पर अगर हम देखें तो रजत परत लगाई जाती है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो टमाटर में लाल रंग का जो कारण है दोस्तों वह है हमारा लाइकोपीन। तो अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा दोस्तों अगर हम देखें किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा हमारा साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की बात करें तो ये वाला सूत्र बिल्कुल सही है, 2CaSO4 फिर बंद करके ब्रैकेट बंद करके 2 + H2O जो कि जल का है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट है। तो हाइड्रोफाइट क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है। तो जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो
तो इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। जीनेटिक्स में आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ। तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। तो बात करें तो जेनेटिक्स का, तो इसकी जानकारी सबसे पहले हमें दोस्तों किसने दी थी? तो इसकी जानकारी सबसे पहले हमें जिसने दी थी उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में मेंडल कहा जाता है। और इन्हीं को दोस्तों आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने दोस्तों डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। और आप लोगों ने आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो निम्न कोटि के जीव होते हैं, तो वो जो जीव होते हैं उन जीवों से क्रमिक परिवर्तन जो होता है वह अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं जैव विकास। तो जैव विकास जो दोस्तों होता है वह 3 सिद्धांत पर हमारा आधारित है, जिसके 3 सिद्धांत हमें अब तक प्राप्त हैं। तो लैमार्कवाद, डार्विनवाद व उत्परिवर्तनवाद, ये 3 सिद्धांत हैं हमारे। तो अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण दोस्तों तो देखें तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, तो यह तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर अगर आप देखें तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा धान के खेत से निकलने वाली गैस है। तो धान के खेत से दोस्तों सभी गैसें निकलती हैं, मीथेन भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है और इथेन भी निकलता है। तो अगला प्रश्न है हमारा फसल लॉगिंग विधि, क्रॉप लॉगिंग मेथड है। तो क्रॉप लॉगिंग मेथड दोस्तों क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण को हम कहते हैं फसल लॉगिंग विधि। तो अगला प्रश्न है हमारा 136 नंबर का। तो फल पकने में सहायक हार्मोन है। तो फल पकने में जो हमारा सहायक हार्मोन है दोस्तों, तो वह हमारा इथिलीन। साइंटिफिक अगर संकेत की बात करें तो C2H4, जिसे हम कहते हैं C2H4। तो अगला प्रश्न है काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों तो कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो आईसी चिपों द्वारा दोस्तों जो प्रथम निर्मित जो डिजिटल कंप्यूटर है वह हमारा जाना जाता है IBM 1620 के नाम से। तो अगला प्रश्न है हमारा क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का दोस्तों जो इस्तेमाल होता है वह हमारा होता है स्पेस शटल में। तो अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो अवशोषित करती है तो अल्ट्रा वायलेट किरणों को। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमारी उत्तरदायी गैस है तो वह हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। तो कहाँ स्थापित किए हैं? वाराणसी में। अरे दोस्तों ये तो हमारा अगर हम देखें तो हमारा ये कूट वाला आंसर है। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं एक बार हम, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैंने सारा ऑप्शन पढ़ा नहीं। तो अगर हम देखें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश शासन ने जो एग्रो पार्क स्थापित किए हैं वह हमारे हापुड़ में स्थापित किए हैं, और अगर हम देखें तो लखनऊ में स्थापित किए हैं, सहारनपुर में भी स्थापित किए हैं और वाराणसी में भी स्थापित किए हैं। तो 1, 2, 3 तथा 4 चारों सही है। वो मैंने जल्दी में से वाराणसी देखा था इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया इस प्रश्न में, तो आप सही कर ले, इसको समझ लें अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसको अब हम देखते हैं। तो अगर बात करें पहला परमाणु परीक्षण की दोस्तों, तो जो किया गया था वह हमारा 18 मई 1974 को। कब दोस्तों? 1974 18 मई दिन था। तो 18 मई 1974 को दोस्तों जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उनके नेतृत्व में किया गया था, मतलब वो उस समय प्रधानमंत्री थी। तो 18 मई 1974 को यह राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पोखरण में किया गया था। और बात करें तो भारत ने 11 व 13 2 दिन 11 व 13 मई 1998 को जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पुनः परमाणु परीक्षण किया था।
तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष 2018 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसकी बात करें दोस्तों तो 22 मई 2018 को मैन बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2018 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों पोलिश लेखिका, जो हमारी पोलिश लेखिका थी ओल्गा टोकार्जुक को प्रदान किया गया। यह जो पुरस्कार है दोस्तों, यह इनको किस लिए दिया गया? तो इन्होंने एक फ्लाइट नामक उपन्यास लिखा था, उसके लिए इनको दिया गया और इसका अनुवाद भी दोस्तों किया गया। तो इसका अनुवाद इन्होंने किया, उनका नाम था जेनिफर क्रॉफ्ट ने इनका अनुवाद किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओल्गा टोकार्जुक। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका अरविंद नारायण ने भी नहीं लिखा, अतुल चंद्र ने भी नहीं लिखा और राजुल भार्गव ने भी नहीं लिखा है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग 2008 IPL 2018 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो आइए इसको देखते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडियन प्रीमियर लीग 2018 की बात की गई है, तो मतलब IPL 2018 का जो फाइनल मैच था वह जो खेला गया वह 27 मई 2018 को वानखेड़े स्टेडियम, जो कि हमारा मुंबई में है, वहाँ खेला गया। और इस प्रतियोगिता में क्या होता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। यह IPL का 11वां संस्करण था। इसके जो प्रायोजक थे वह थे हमारे वीवो कंपनी। तो अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 IP इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो अगर हम बात करें भौतिक संपदा सूचकांक की, तो इसके मामले में जो भारत का स्थान है वह 44वां है। और कितने देशों में? 50 देशों में। 50 देशों में 44वां स्थान है। और अगर हम पहले स्थान की बात करें दोस्तों तो पहले स्थान पर अमेरिका एवं तीसरे स्थान पर अगर हम देखें तो स्वीडन है। तो अगला प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो हमारे लेखक हैं दोस्तों सौरव गांगुली जी हैं, जो कि हमारे क्रिकेटर हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार 2018 जो कि हमारा 90वां ऑस्कर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैडी गोल्डमैन। तो अगर हम देखें तो यह सभी सत्य है। यह सभी जो पुरस्कार दिए गए थे, मतलब ये सभी जो खिताब मिले वह ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो अगर हम देखें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में, तो न्यूजीलैंड में दोस्तों यह 13 जनवरी से 3 फरवरी तक खेला गया। और इस वर्ल्ड कप को दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता। तब यह वर्ल्ड कप दोस्तों भारत ने जीता, किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। और भारतीय टीम के जो कप्तान थे पृथ्वी शॉ तथा कोच राहुल द्रविड़ थे। भारत इससे पूर्व यह विश्व कप दोस्तों 2000, 2008 और 2012 में भी जीत चुका है, मतलब 3 बार जीत चुका है, जो कि हमारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जो हमारा अगला वीडियो दोस्तों होगा वह हमारा होगा प्रैक्टिस सेट 4 का हमारा हिंदी वाला पार्ट, और उसके बाद हम सामान्य ज्ञान वाला पार्ट भी अपलोड कर देंगे उसका। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।